100 आदमियों ने 121 करोड़ लोगों का हक छीन रखा है। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं सुबह से शाम तक, तुमने तो देखी नहीं। दरअसल हिंदुस्तान की गड़बड़ी क्या है, कूप मंडूक हो गए हम लोग। कूप मंडूक किसको कहते हैं? कूप मंडूक बोलते हैं कुएं के मेंढक को। कुएं के मेंढक तब पूछा भाई दुनिया कितनी बड़ी, छलांग लगाई, बोले इतनी बड़ी। अब इन हरियाणा वालों से कोई कहे कि कोयले के इतने इतने बड़े पहाड़ है, लोहे के इतने इतने बड़े पहाड़ हैं, खजाने हैं, हीरे के खजाने हैं, बोले क्यों बावड़ा बना रहा है माने? क्योंकि इन्होंने तो पत्थर वाले पहाड़ देखे। इन यूपी वालों से कोई कह के देख ले, इन्हें देखे ही नहीं। इनको हैरत लगती है जब मैं बताता हूं अपने देश में 285.86 बिलियन टन तो कोयला है, 1144 लाख करोड़ रुपए का। यदि ये कोयले का ही पैसा हिंदुस्तान को पूरा मिल जाए तो आज हिंदुस्तान जहां खड़ा है इससे 100 गुना ज्यादा आके खड़ा हो जाए, 100 गुना। खाली किससे? कोयले से। अब इस कोयले के भी पूरे आंकड़े मैंने आपको लिखवाए थे ना, कोयले के पूरे आंकड़े कितना है कोयला 285.86 बिलियन टन। और मैंने 4000 के हिसाब से इसका रेट लगाया। वैसे तो 3500 से लेकर के 6000 तक का इसका रेट है टन का। कितना बताया कोयला? 285.86। इतनी बातें तो याद रख लिया करो। सुबह से शाम तक मुझे सुनते रहते हो, ताली बजाते रहते हो, याद रखा करो। क्योंकि जो सुना है वो दूसरों को सुनाना है। यहां से जो सीख रहे हो उसको दूसरों को जाके बताना है। चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो योग शास्त्र हो, चाहे वो चिकित्सा शास्त्र हो, हर तरह का एजुकेशन। हमारी एजुकेशन के कितने सेक्टर्स हैं? हेल्थ एजुकेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, फैमिली एजुकेशन, ब्लैक मनी का एजुकेशन। ये एजुकेशन है, अवेयरनेस है, जागरूकता है, अलग अलग तरह की। तो आपको शरीर शास्त्र से लेकर के अर्थशास्त्र, योग शास्त्र से लेकर के पूरे जीवन शास्त्र से लेकर के बहुत कुछ सिखाया जाता है। और ये सारे सब्जेक्ट हमारे हैं। हमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन भी देना है, हमें बहुत तरह का एजुकेशन देना है, स्वच्छता के लिए भी है? वो बहुत तरह के एजुकेशन अपने को लेना है। ये सबका पता होना चाहिए। तो मैंने कोयले के बारे में आपको बताया। और ये जो यदि प्रांतों के हैं तो अकेला कोयले में जो सबसे बड़ा भंडार है वो झारखंड में। जनता इस लोकतंत्र में मालिक है। और वो जमाना चला गया जब राजा मालिक हुआ करता था और प्रजा जो है सेवक हुआ करती थी। अब लोकतंत्र में प्रजा मालिक है और जनप्रतिनिधि जन सेवक है। उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो ये काम अब होना है। अब मैंने बोला क्या, अब ये बयान दे देते हैं। ये भूख राष्ट्रीय शर्म है, नक्सलवाद राष्ट्रीय सबसे बड़ी समस्या है, और गरीबी को बोलते हैं, ये अंग्रेजी में बोलते हैं, बयान जब देते हैं ना तब आदमी हाँ बोले भाई बात तो बहुत बड़ी कह रहा है। हाँ ये बोल रहा पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ये सब बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। अरे इनका समाधान क्या है? समाधान की कोई बात, समाधान है ये देश को लूट बंद कर दो, सारा समाधान हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। और लूट बंद करने का तरीका क्या है? देखो मैंने एक जगह लिखा है, देखो लूट बंद करने का तरीका। किसी ने इनकम टैक्स ना दे रखा हो तो क्या करती है सरकार? 1 करोड़ रुपए कमाए हो और 30 लाख उसने जमा ना कराए इनकम टैक्स की, क्या करेगी बोलो? पुलिस पहुंच जाएगी, इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले, एक्साइज वाले सब मिलकर के एक साथ धावा बोल देंगे, बोले ला 30 लाख रुपए। और ना देगा तो जबरदस्ती छीन लेंगे, उसकी जमीन ले लेंगे, उसकी फैक्ट्री के ऊपर कब्जा कर लेंगे। नहीं दे तो उसको फिर वो एक नोटिस इशू कर देते हैं कि संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। बोले ये जब हमारा चुका फिर आगे बढ़े। मतलब ये तो इतने पक्के हैं कि हम जो है जो देश का अधिकार है वो देश को देना पड़ेगा। और जब हम अपना कहते हैं कि भाई तुम्हें 400 लाख करोड़ का हिसाब तो दे दो, ये भू संपदाओं में सबको हिस्सा तो दे दो, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो नैसर्गिक न्याय है, ये तो हमारा संवैधानिक राइट है, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, वैधानिक, मोरल, और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारा बर्थ राइट है। तो वो नहीं देना चाहते। तो जैसे ये इनकम टैक्स लेने के लिए पुलिस वाले जो है और टैक्सेशन डिपार्टमेंट दावा बोल देते हैं कि इसका हमें अधिकार है। यदि थोड़ा सा किसी ने चोरी कर ली 100-200 रुपए की भी, तो एकदम पुलिस वाले जाकर के घर पर दावा बोल देते हैं, बोले गिरफ्तार करो, बोला हमें अधिकार है।
तो अब 121 करोड़ लोगों को धावा बोलना है दिल्ली पर और अपना हक वहां से लेना है। यह है ये आंदोलन की लड़ाई का जो मूल मंत्र है। तो हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम क्या मांग रहे? अपना अधिकार, अपना हक मांग रहे, हम न्याय मांग रहे। अच्छा, ये जब भी बात होती है ना, इतने शातिर हैं ये, सब जगह ऐसी बहस चला देंगे। बोलो ये जो है ना, ये न्याय की बात मत करो, हक की बात मत करो, अधिकार की बात मत करो, है? बोलो कर्तव्य की बात करो। हम कर्तव्य की बात करते हैं सुबह सुबह। योग, अध्यात्म ये कर्तव्य सिखाता है, ये कर्तव्य पालन सिखाता है, पुरुषार्थ सिखाता है, ईमानदारी सिखाता है, सच्चाई सिखाता है। तो हम कर्तव्य की बात करेंगे सुबह सुबह, है? और दिन भर लड़ाई लड़ेंगे देश के हक की, और इसको पूरा पाकर के रहेंगे। ये है इस आंदोलन का निचोड़। अब सुनो, लोग कहते हैं झारखंड सबसे गरीब है। मैं कहता हूं झारखंड सबसे गरीब, सबसे अमीर है। जब मैंने बात शुरू की थी ना भारत की, अब भारत के बाद में अब झारखंड पे आ जाता हूं। पहले देश को बोला कि देश गरीब है, फिर बोला झारखंड गरीब है, उड़ीसा गरीब है, ये सब गरीब है, छत्तीसगढ़ गरीब है। और वहां पर कौन लोग रहते हैं? वनवासी ज्यादा, आदिवासी। और फिर जो है वहां भाई ये गरीब हैं, तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां क्यों आई हैं? झारखंड को बोलते हैं कि गरीब है। झारखंड में जो कोयला है उसी की कीमत 316 लाख करोड़ है। कितना? 316 लाख करोड़। वहां जिले कितने हैं? 24 जिलों में। अब 24 जिलों में एक एक जिले के हिस्से में बांट लो इसको। 13 लाख करोड़ से ज्यादा एक एक जिले के हिस्से में मिलेगा। और 13 लाख करोड़ इतना होता है, वो खर्च नहीं होता। 13 लाख करोड़ तो पूरा हिंदुस्तान का बजट है, पूरा भी नहीं है वो। पिछले इस बार का जो बजट है वो 12-13 लाख करोड़ का है उसमें तो, लेकिन वो पूरा असली बजट नहीं होता है ना, उसमें से मैक्सिमम तो उसमें चला जाता है। पूरे देश का जो एक्चुअल बजट है वो तो बहुत थोड़ा रहता है, वो ब्याज में चला जाता है, कर्ज में चला जाता है, जो है वो तनख्वाहों में चला जाता है। ये तो पूरा का पूरा शुद्ध रूप से कितना मिलेगा? यदि जो है झारखंड में लूट खसोट बंद हो जाए, उसको का अधिकार मिल जाए, तो एक साल में ये अपना मतलब जितने भी साल में खर्च करें, खाली कोयला कोयला उनको मिल जाए, कोयले का पैसा, बाकी उसमें बहुत कुछ है। उसमें लोहा है, उसके अंदर तेल है, गैस है, एल्युमिनियम है, बाकी जो चीजें वो अलग हैं। उड़ीसा का सुन लो, जिसको गरीब बताया जाता है, ये तो ढूंढ लिया गया है, ये तो मैं थोड़ा बता रहा हूं। बाकी जो अभी अननोन रिजर्व्स हैं, जहां पर अभी ढूंढ ही नहीं पाए हैं, कहते हैं नक्सलवादी रहते हैं, आतंकवादी रहते हैं, माओवादी रहते हैं, फलाने रहते हैं, ये कम से कम मिलेगा। वहां कोयला मिलेगा करीब 500 लाख करोड़ का। ये तो नॉन रिजर्व से को तो ढूंढ लिया। इसके इस तरह की तकनीकी चीजें हैं, उनसे सब चीजों का एस्टीमेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि कौन सी चीज कहां पर कितनी है। तो ये तो आप यदि उसको वैसा मोटा मोटी बोलो ना, तो कम से कम 500 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का। ऐसे ही उड़ीसा में जो ढूंढ लिया गया 277 लाख का है, वहां पर भी 300-400 लाख करोड़ का मिलेगा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ जिसको गरीब माना जाता है, और वहां का देवभोग का जो हीरा है उसका तो बेहिसाब है, उसकी कीमत तो 198 लाख करोड़ का, 200 लाख करोड़ से ज्यादा का ही है। ये तो जो ढूंढ लिया गया उसकी बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में करीब 93 लाख करोड़ का, वहां पर भी 150-200 लाख करोड़ का मिलेगा मध्य प्रदेश में भी, जिसको गरीब प्रदेश कहा जाता है। महाराष्ट्र का करीब 43 लाख करोड़ का तो वहां ढूंढ लिया गया कोयला, बाकी दूसरी चीज अलग है। आंध्र प्रदेश में भी 89 लाख करोड़ रुपए का ढूंढ लिया गया है। इसको बोलते हैं नॉन रिजर्व, ज्ञात भंडारण। भारत गरीब देश, भारत के प्रांत भी गरीब, भारत के व्यक्ति भी गरीब, लेकिन इनको गरीब बना दिया गया है। किसने? बेईमान लोगों ने, सिस्टम ने। इसलिए सिस्टम को भी बदलना है, इन बेईमानों को भी बदलना है, और जो अब तक लूटा है उसको भी वापस छीनना है, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। यह है इसलिए लड़ाई। अब इन बाबा इनकी आंखों की किरकिरी क्यों बना हुआ है? यूं कहते हैं, ये बात तो कोई नहीं कहता था, इस बाबा का खुरापात कहां से आ गई? ये कपाल भाती अनुलोम विलोम कराए, ये भीतर की शक्ति के बारे में तो बताए कि तुम्हारे भीतर सब कुछ है, तुम्हारे भीतर भगवान है, तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड है। अब मैं उनको बोलता हूं कि तुम्हारे भीतर तो सब कुछ है, शक्ति भी है, संपत्ति भी है। बोला देश के बारे में मत बता। भाई मैं गलत बता रहा हूं तो रोको ना, मुझे जेल में डाल दो, फांसी पर लटका दो, और यदि तुम गलत हो तो देश अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं।
ये है इस आंदोलन की बात। अब मैं बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं, ये भी सुन लो। अब तीसरा विश्व युद्ध होने की तैयारी है, शायद अपने आंखों के सामने हो जाएगा, कोशिश करेंगे ना हो, क्योंकि उसमें करोड़ों लोगों की जान जाती है, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है, युद्ध अच्छा नहीं होता है। 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चला। द्वितीय विश्व युद्ध जो है, जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ करके भारत को, हिंदुस्तान को उस समय चल रहा था, उस समय ब्रिटेन पूरा तबाह हो चुका था और इधर से जो क्रांतिकारी थे उन्होंने उनकी नाक में दम कर दिया था और पूरे हिंदुस्तान में बगावत हो चुकी थी, खुद वो टूट चुका था। ये भारत को यूं ही आज़ादी नहीं मिल गई, इसके पीछे कई कारण हैं। दूसरा विश्व युद्ध चला 1939 से लेकर के 1945 के बीच में। तो 1944 में सब लोग जो है वो अमेरिका में बैठे और बैठ करके सबने सोचा कि भाई इस दुनिया कैसे चलेगी। पहले इन्होंने, ब्रिटेन ने, यूरोप ने एक अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव दिया कि भाई ऐसे ऐसे पूरी दुनिया की व्यवस्था ऐसे चलनी चाहिए। उसने कहा नहीं, सब प्रस्ताव ठुकरा दिया अमेरिका ने। उसने कहा पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था यदि मेरे कहे अनुसार करोगे तो मैं तैयार हूं तुम्हारे सबके कर्जे चुकाने के लिए। उस समय तो पावरफुल था, उसके पास पैसा था। तो उसने अर्थव्यवस्था के डिजाइन किसने किया कि अब सारी दुनिया में डॉलर चलेगा। सारी दुनिया में क्या चलेगा? डॉलर चलेगा। इसलिए आज भी जो तेल खरीदा जाता है तो भारत ने थोड़ी सी पहल की है, अभी थोड़े एशियन कंट्रीज उसमें लगे हुए हैं। सारा ट्रेड किस में होता है पूरी दुनिया का? डॉलर में होता है, मैक्सिमम ट्रेड। इसलिए उसकी कीमत बढ़ रही है, बाकी असलियत कुछ भी नहीं है। मुद्राओं की जो कीमत है ना, उनका मूल्यांकन जो किया जाता है कि किस देश की करेंसी की क्या कीमत होगी, इसमें भी बड़ा घोटाला हुआ कि मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे इकट्ठे हो गए। उसने कहा कि पहले मुझे सब पावर दो और जो मैं चाहूंगा वो जो है होगा अर्थव्यवस्था में। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डॉलर के आधार पर चलेगी। उसके बदले उसने कुछ सोना रिजर्व रख दिया और फिर उसके बाद में जो 1971 में तो उसको बोलते हैं निक्सन सॉ। उसके अंदर तो फिर पहले उसके पास अमेरिका उतना ही डॉलर छापता था जितना उसके पास रिजर्व गोल्ड होता था। अब तो वो सारा नियंत्रण ही हटा दिया। बहुत बुरी हालत है, ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र, इसको आप लोग अभी ज्यादा नहीं जान पाओगे। तो इसमें क्या किया उसने, पहले ये बनाया वर्ल्ड बैंक, फिर बनाया उसने IMF, फिर बनाया उसने WTO, फिर बनाया उसने UNO, और ये सारे WHO, ये सारी विश्व की पूरी व्यवस्था को कौन कंट्रोल करता है? ये 5 संस्थाएं करती हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक एक बैंक नहीं है, इसके भी नाम लिखवाऊंगा, लिख लेना आप, ये बहुत जरूरी है, सारे देश के लोगों को पता होना चाहिए। वही बावड़े हुए हैं, फावड़ा लेकर के, हल लेकर के चल रहे हैं कि भाई इसी में जिंदगी कट रही है। हल भी चलाओ, फावड़ा भी चलाओ, स्कूल में पढ़ाओ, सारे काम करो, योग करो, कराओ, लेकिन देश के बारे में और दुनिया के बारे में भी जो षड्यंत्र चल रहे हैं उनके बारे में जानो, तो ही हिंदुस्तान को बचा पाओगे, नहीं तो ऐसे लुटते रहोगे जैसे अब तक लुटते रहे हो। इसलिए बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। पूरी दुनिया को दादागिरी से, अनडेमोक्रेटिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से कंट्रोल कर रही हैं विश्व की 5 संस्थाएं। पहली संस्था का नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक। दूसरा है IMF, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। लिख लो IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। पूरे विश्व की मुद्राओं का मूल्य क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय रूप से मुद्राओं का मूल्यांकन करने वाली संस्था है ये। IMF क्या करता है? जो ताकतवर मुल्क हैं उनकी मुद्रा को ऊपर रखता है और जो गरीब मुल्क हैं उनकी मुद्रा का नाश कर देता है। उनको कर्ज देते रहते हैं, फिर कहते हैं अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करो, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करो तो हम तुमको कर्ज देंगे। ऐसे कर्ज दे दे करके उन देशों को डुबो देता है और उनका मुद्रा का अवमूल्यन कराता रहता है। भारत में भी ऐसे हुआ। आज से 60 साल पहले रुपए डॉलर पाउंड में 1, 3, 5 का अंतर होता था, इससे ज्यादा अंतर कभी नहीं हुआ। आज 1 और 50 का, 1 और 70, 80 का अंतर हो रहा है। ये तो पूरी हिस्ट्री है, कोई भी देख सकता है। हमने ये पूरे के पूरे सर्च करके डेटा तैयार किए हुए हैं। अब अगली बात सुन लो। पूरे विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर 50 लाख करोड़ रुपए से लेकर के 100 लाख करोड़ रुपए तक का ये दवाओं का व्यापार, और उसके एक पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से उसको चलाते हैं, उसको बोलते हैं WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। फिर पूरी दुनिया के देशों के ऊपर कि सब अपने दरवाजे खोल दो, हम आपको बना के चीजें भेजेंगे, तुम्हारे देश में कुछ नहीं बनेगा, लूटेंगे तुमको। इसको बोलते हैं WTO,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और भाई जो इनकी ना सुने उसके ऊपर फिर युद्ध कर देते हैं, जो इनकी ना माने ना, इनकी दवाई लेने से इनकार कर दे, इनसे कर्ज लेने से मना कर दे, ये जैसे कह रहे हैं वैसे अपने देश की मुद्रा ना माने, ये जैसे कह रहे हैं वैसे व्यापार ना करे, तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं, बम गोली। इसके लिए बना रखा यूएनओ। यूएनओ को विश्व शांति के लिए नहीं बना रखा, ये किसी गरीब देश मुल्कों की सुरक्षा के लिए नहीं, इसका कहा जाता है इसको यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये इसको बोला जाता है हिंदी के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ, कि वो सारे देश एक हैं। किसके लिए? युद्ध करने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए, इराक के ऊपर युद्ध करने के लिए, ईरान के ऊपर अभी तैयारी चल रही है, अफगानिस्तान को मटियामेट करने के लिए। ये है। यूएनओ ने एक भला काम किया हो तो बता दो, WTO ने कोई एक भला काम किया हो तो बता दो, WHO ने कोई भला काम किया हो, IMF ने कोई भला काम किया हो, वर्ल्ड बैंक ने कोई भला काम किया हो तो। अब वर्ल्ड बैंक की हकीकत सुन लो, इसमें 5 बैंक हैं, इनका नाम है वर्ल्ड बैंक। इसमें एक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, ये भी गरीब देशों को कर्ज देने का। ये सब मामला ऐसे ही चल रहा है। ये कर्ज कहां से आता है, ये और बात, गहरी बात है। ये सारा कर्ज जो है ब्लैक मनी है, कोई देश के पास एक्सेस पैसा ही नहीं है दूसरों को देने के लिए। अपने लिए दाने ना हो, दूसरों ने भंडारा कौन कराओगा भाई? नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, भूखा क्या भंडारा करवाएगा? ये कर्ज कहां से लेते हैं सारा, हैं? ये कर्ज कहां से ले रहे हैं? ये ब्लैक मनी है। इसलिए गड़बड़ हो रही है कि ये बाबा ने मारो, ये गड़बड़ कर रहा है। मुझे कोई बोलता ही नहीं था हमारे बारे में, तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी हमारे बारे में बोले, जो जिसने बोला उसी को उड़ा दिया। मैंने कहा देखेंगे भाई। तीसरा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, इसका काम है, इनके काम भी लिखवा रहा हूं ना साथ साथ, ये है सारा पैसा लाने वाली संस्था, सारा जो देश है उनको निचोड़ने वाला काम करता है। ये जितने भी टैक्स हेवंस हैं उन सबसे पैसा लेने का काम करता है, कि सब लूट लिया, अब मुझे दे दो, अब मैं बांटूंगा। तो ये जो दादागिरी करने वाला काम है, ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ये काम करता है टैक्स हेवन, और वहां की जो कंपनियां, वहां के जो बैंक हैं उनके साथ में ये व्यापार करता है, उनसे पैसे लेना देने का काम करता है। फिर एक है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और 5वां है इसका जो मुख्य संस्थान, ये मैंने कहा ना 5 का ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसको बोला जाता है। ये 5वां है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब ये इतना चारों तरफ पैसा पूसा लगाएंगे तो इसमें डिस्प्यूट भी तो होगा, विवाद भी तो होंगे, लड़ाई झगड़े भी तो होंगे, इनको सुलटाने का भी तो कोई काम करेगा। पैसे की सारी लड़ाई है तो इसमें है ये है ICSIG, शॉर्ट में बोलते हैं इसको। ये तो आ गई वर्ल्ड बैंक की 5 संस्थाएं हैं। अब ये सारे पैसे को, और इसको वीटो पावर से चलाता अमेरिका। इन सारी संस्थाओं को चलाने की वीटो पावर किसके पास है? अमेरिका। बाकी तो वही उसकी जो है ना जी हजूरी करते हैं। इनको हम क्या बोले, विश्व पंचायत है ये 5 संस्थाएं। इस विश्व पंचायत का यूएनओ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, ये जितने भी हैं, इनमें भारत को स्थायी सदस्य बनाने की बात आती है तो कहते हैं हम मानते ही नहीं। ये भारत में से ब्लैक मनी करप्शन खत्म कर दो और इस करप्ट सिस्टम को चेंज कर दो, फिर भारत ये विश्व की 5 संस्थाएं अपने यहां बना देगा और अमेरिका जब पीछे पीछे भागेगा हमने सदस्य बना लो। ये इतनी पावर आ जाएगी। अभी तो तुम्हें सोच करके हंसी आती है, लेकिन ये हकीकत में हो जाएगा। अभी तो हमें परमानेंट मेंबर बनाने में दिक्कत हो रही है, बाकी वीटो पावर में हिस्सेदार बनाने का तो मतलब ही नहीं।
ये बड़ा कुचक्र चल रहा है, षड्यंत्र। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाने का षड्यंत्र रचने वाली संस्था का नाम IMF है, सीधी सीधी शब्दों में। भारत कौन कहता है गरीब है? पहले भी हम गरीब नहीं थे, आज भी हम गरीब। महंगाई की बात ले लो, पूरे महंगाई में गैस डीजल पेट्रोल का क्या रेट है, इसके पूरे मेरे पास में कागज हैं, पेपर हैं। ओहो, इस तरह से लूटा है पूरे हिंदुस्तान को, पूरे दुनिया जहान को। सोच करके ना एकदम वैसे वेदना होती है। मैं वैसे बता देता हूँ आपको, गैस जो 400 से 450 रुपए हिंदुस्तान में मिलती है, वो ज्यादा से ज्यादा 200 सवा 200 रुपए में तैयार होती है। तो गवर्नमेंट की एजेंसी के आंकड़े हैं। तुम्हें मिलती है 400 की, गैस की कीमत 200 है। वो तो अपने देश में से निकलती है, कोई विदेश से थोड़ी लाते हैं। 80 से 90% गैस अपने हिंदुस्तान में से निकलती है। तो हम देश के सारे कानून को मानते हैं, लेकिन अपना हक भी मांगना यह हमारा संवैधानिक, ये कानूनन, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सबको जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन जस्टिस जब हम मांगते हैं, जब न्याय हम मांगते हैं, तब हमें कह दिया जाता है तुम तो अराजकता फैलाने वाले हो, तुम तो लोकतंत्र के लिए खतरा हो, देश के लिए खतरा हो। अब ये हिंदुस्तान की जनता बताएगी कि लोकतंत्र के लिए खतरा कौन है और देश के लिए खतरनाक लोग कौन हैं, जिन्होंने इस देश को लूटा है, तबाह किया है, बर्बाद किया है, इस देश को दरिद्र बना दिया। पूरा देश सुनेगा, पूरा देश सोचेगा, पूरे देश को लोग चिंतन करें, मंथन करें, विचार करें, इस पर बैठ के बहस करें कि हो क्या रहा है। हम लोग अपनी व्यक्तिगत बहसों में उलझे हुए। हमें वैयक्तिक समस्याओं का तो समाधान करना है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं और षड्यंत्र चल रहे हैं, इतने खतरनाक हैं। मैंने कल उठते ही एक वाक्य लिखा, उसका नाम दिया महामंत्र, जीवन का महामंत्र। और इसमें लिखा, मुझे 24 घंटा सदा ब्रह्म भाव में जीना है और व्यवहार यथा योग्य करना है, वैज्ञानिक करना है। यथा योग्य व्यवहार करना है, गुरु के साथ गुरु का व्यवहार होगा, पत्नी के साथ पत्नी का व्यवहार होगा, शिष्य के साथ शिष्य जैसा व्यवहार होगा, बेटा के साथ बेटा जैसा व्यवहार होगा, बेटी के साथ बेटी जैसा व्यवहार होगा। व्यवहार तो यथा योग्य ही होता है। फूल के साथ फूल जैसा व्यवहार होगा, उसको भगवान के चरणों में मस्तक पर चढ़ाया जाएगा। तो ऐसे ही गंदगी है, उसने सारी ने धरती में गाड़ना है। तो अब बात समझ में आई। एक भी बेईमान और भ्रष्ट विधानसभा और लोकसभाओं में ना पहुंच पाए, ऐसा इंतजाम करना है। वह भी ब्रह्म भाव है। जो इस भागवत भाव में बाधा है, उनको भी दूर करना, ये ब्रह्म भाव ही है। और फिर जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग अमेरिका को चलाते हैं, चंद लोग अमेरिका को चलाते हैं और अमेरिका पूरी दुनिया पर दादागिरी करता है, पूरी दुनिया को चलाने का दंभ भरता है। और वो जो कुछ चंद लोगों को कहते हैं कि इस धरती को ऊपर हम ही राज करने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जो ये भी एक आजकल एक जाति होगी, जैसे अलग अलग जातियां, अलग अलग मजहब हैं, अलग अलग पंथ है ना, तो नेताओं की एक बिरादरी होगी। ये सोचते हैं कि हम इस धरती पर राज करेंगे, हम देखेंगे कौन आवेगा दूसरा। तो अब आप सबको क्या सोचना है कि भगवान ने इस धरती पर न्याय की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, इस धरती के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, इस धरती पर धर्म और सत्य की प्रतिष्ठापना, शब्द अलग अलग है, तात्पर्य भाव एक ही है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। धर्म माने सत्य, धर्म माने न्याय, धर्म की, न्याय की, सत्य की प्रतिष्ठापना के लिए इस धरती पर मेरा जन्म हुआ है। होठ करके सोचो और इसके लिए जियो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये ब्रह्म भाव है। ये भोग विलास करने के लिए ये 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, किसी को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा दिया, किसी को थोड़ा अच्छे संस्कार हैं तो गुरुकुल में पढ़ा दिया, अच्छी बात है। सब कुछ अच्छा करना है, वो सारे काम भी निभा लेना जिनको निभाने हैं, और जिनको देश का, पूरी मानवता का, भगवान का बड़ा काम करना, वो हमारी तरह से ब्रह्मचारी रह जाना।
महर्षि दयानंद कहते हैं जितना संसार का उपकार एक सन्यासी योगी ब्रह्मचारी कर सकता है उतना दूसरा नहीं कर सकता। हम मस्त है, कौन पूछने वाला है? कब आए, कब जाओगे, कब उठोगे, कब सोओगे, कब खाओगे, कब नहाओगे? यहाँ तो इसी बात के ऊपर सुबह से शाम तक विवाद रहता है? लेकिन अब समझदार लोग ज्यादा विवाद नहीं कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, तो पत्नी भी साथ दे रही है, बच्चे भी साथ दे रहे हैं, और कुछ तो पूरा कुनबा इस काम में लगा हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन कार्यकर्ताओं को जिनकी पत्नी भी साथ में है, बच्चे भी साथ में हैं, और माँ बाप भी कह रहे हैं बेटा बाबा जो युद्ध लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें साथ में। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। पतंजलि आयुर्वेद के बहुत बड़ा काम है ये। पूरी कैसी होगी लड़ाई? क्या करना है? प्रोसीजर क्या होगा इसका? इसके लिए सारे कानून बदलने पड़ेंगे, इसके लिए पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, इसके लिए नए कानून भी बनाने पड़ेंगे, इसके लिए एक ईमानदार शासन व्यवस्था भी स्थापित करनी पड़ेगी, ऑनेस्टी भी चाहिए, साहस भी चाहिए इसके लिए। अब ये सारा काम करने के लिए प्रक्रिया क्या? हमारा टारगेट साफ है, लक्ष्य हमारा साफ है। सब कुछ जब साफ साफ होता है ना तो काम करने में मजा आता है, फिर कोई संशय उलझन नहीं रहती। अब काम होगा कैसे सारा? तो योग शिविर लगाओ, छोटी छोटी सभाएं करो, गली गली में जाओ, गांव गांव में जाओ, और प्रचार करने के लिए आपको बड़े साधन नहीं मिलते हैं तो क्या करो? घर घर में जाके लोगों को बताओ। जो आपको इतनी बातें बताई है इन सब बातों को बताना। कुछ तो आपको प्रचार सामग्री दे दी गई है। भारत की शक्ति क्या है, व्यक्ति की शक्ति क्या है, कुदरती खेती क्या कैसे है, ये देशी विदेशी कंपनियां का सच क्या है, और फिर अब ये इंसाफ की लड़ाई के बारे में जो आपको पूरी बातें बताई। ये इतनी बात किसी को बता दोगे, बोलो वो अपने साथ खड़ा होगा कि नहीं? तो ये तो पूरा देश साथ में आ जाएगा, और आ चुका है। अब लोग जाग भी चुके हैं। तो ये सारा का सारा काम अब करना है, ये काम होना है, हैं? ये सारा काम होना है। गांव में भी जाना है, गलियों में भी जाना है, मोहल्लों में भी जाना है, और लोगों के घरों में जाना है। उनको घरों घरों में जाकर के निमंत्रण देना, आमंत्रण देना, आओ मिलकर के एक हो जाओ, इस लड़ाई को साथ में मिलकर के लड़ते हैं। तो बस ये प्रक्रिया, इसके लिए आपको बुलाया गया है। लड़ाई लड़ने के लिए आपको अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। अच्छा वक्ता होने के लिए आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके पास में शब्दों का चयन भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका उच्चारण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर जो है बात का प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं आप सबसे यही अपेक्षा करता हूं कि जैसे मैं बता रहा हूं, तो मैं अकेला तो कैसे जाऊंगा सबके पास, इसलिए मैं आपको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहता हूं, अपना प्रतिरूप बनाना चाहता हूं, अपना ही स्वरूप बनाना चाहता हूं। लोग तो मरने के बाद उत्तराधिकारी बनाते हैं, जीते जी तो माँ बाप भी अधिकार नहीं देते, कहीं भाई घर से बाहर ना कर दें। और मैं तो आपको जो मुझे सामाजिक शक्ति प्राप्त है, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त है, जो मुझे आर्थिक संसाधन प्राप्त हैं, मैंने अपने लिए, अपनों के लिए कुछ भी अपना बचा के नहीं रखा, सब कुछ सबके लिए अर्पित कर दिया है। ये मकान तुम्हारे रहने के लिए, ये योग तुम्हारे काम करने के लिए, ये जड़ी बूटियां तुम्हारी बीमारियां ठीक करने के लिए, ये मेरा समय, ये मेरा जीवन, मेरा सब कुछ सबके लिए है। मुझसे जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को मैं अकेला कैसे पूरा कर पाऊंगा? जो मुझसे अपेक्षाएं हैं तो मुझे भी आपसे बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं। और जब मैं आपको देखता हूं और पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी, मजदूर, किसान, गरीब, इन सबको देखता हूं तो मुझे लगता है भारत का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि सबके भीतर स्वाभिमान की ज्योत प्रज्वलित हो चुकी है। कुछ लोग नकारात्मक होंगे, उनकी हमें परवाह भी नहीं है, होने दो उनको नकारात्मक। ये सोशल साइंस है। कभी भी निराश मत होना। 1% लोग हमारा घोर विरोध करेंगे, वो हमारा अपमान भी करेंगे, हमारा तिरस्कार भी करेंगे, हमारी जान के लिए जोखिम भी खड़े करेंगे, अपमान भी करेंगे, नुकसान भी करेंगे। और 10% लोग सामान्य रूप से विरोध करेंगे। तो ये करीब 1%, करीब 9-10% ऐसे लोग हैं
ये कभी भी किसी भी कितना ही अच्छा काम कर लो, आप कितनी नेकी का काम कर लो, कितनी भलाई का काम कर लो, हाँ फिर करीब 10% लोग ऐसे होंगे जो थोड़े तटस्थ से होंगे, थोड़े उदासीन से होंगे, और 80% करीब जो लोग हैं ना, वो हमेशा हर अच्छे काम में वो साथ देते हैं। लेकिन उसमें साथ कितना दे पाते हैं, ये सबकी एक जैसी स्थिति नहीं होती है। उसमें कुछ लोग लाचारी बस, कुछ लोग डर से, कुछ लोग स्वार्थ के कारण से साथ में नहीं खड़े हो पाते। अब मजदूरी करते हैं, अब मजदूरी करने वाला व्यक्ति 10-20 दिन के लिए यदि इसमें समय निकालता है आंदोलन में, तो बच्चे क्या खाएंगे? तो बच गए कितने फिर? कुछ लाचारी से, मजबूरी से, कुछ डर से, कुछ स्वार्थ से, हैं? वो पूरा समय नहीं निकाल पाते। 99% लोग तो खुद से उलझे हुए हैं ना, 99% लोग तो खुद से ही संघर्ष कर रहे हैं। शाम की रोटी कैसे मिलेगी, कल की रोटी कैसे मिलेगी? तो बच गए कितने फिर? करीब 1%। तो 1% लोगों को ही लड़ाई लड़नी है, 1% लोगों को ये जंग लड़नी है, इस जंग का नेतृत्व करना है एक तरह से। 1% लोग कितने होते हैं हिंदुस्तान में? 1,21,00,000। तो 1,21,00,000 लोग भी 100 में से एक भी जगेगा तो भी हमारा ये अभियान पूरा होगा, और वो तो जगेगा। तो निराश मत हो कभी भी, ये काम पूरा कैसे होगा? बहुत से लोग ये सोचते रहते हैं, बाबा जी तो कह रहे हैं लेकिन ये तो साथ ही नहीं दे रहे। अरे 100 में से 100 साथ नहीं देंगे, यदि 100 में से एक भी तुम्हारे साथ चले तो समझ लेना हमारा काम पूरा होगा। और हमारे तो 100 में से कुछ लोग तन से, कुछ लोग मन से, कुछ लोग धन से, कुछ लोग पूरी तरह से, 100 में से 99% लोग आज हमारे साथ में। इससे बड़ा अवसर कभी नहीं आएगा। और 1% लोगों की चिंता भी क्या करनी। और वो जो 1% लोग बकवास करते थे, सुबह से शाम तक हमें गालियां भी देते थे, अब तो वो भी पता नहीं कहां गायब हो गए। 3 जून को तो सबको दिल्ली आना है, और अपने साथ में एक को हजारों को लेकर के आना है। जो पहले रामलीला मैदान में आए थे वो तो आएंगे ही, जो नए कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं, जो ग्राम समितियां और जो जिलों की समितियां और राज्य में जो समितियां बन रही हैं पूरे आंदोलन के लिए, एक पूरी लिस्ट तैयार हो रही है। आपको बताया जा रहा है कि गांव-गांव में जाओ, वहां आंदोलन करने वालों की भी लिस्ट बनाओ, सेवा करने वालों की भी लिस्ट बनाओ, जो बहुत दूर से आ रहे हैं उनका रिजर्वेशन भी कराओ, और जो नजदीक से आ रहे हैं वो अपना एक बस में सब। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत तो देश के लिए भी खर्च करना चाहिए। जब बीड़ी सिगरेट शराब के लिए हम 10, 20, 50, 100, 500 रुपए खर्च कर सकते हैं, तो क्या हिंदुस्तान के लिए 100, 200, 500 रुपए खर्च करने होंगे? रे 400 लाख करोड़ रुपए वापस आएंगे तो 400 रुपए भी खर्च होंगे, तो क्या दिक्कत हो रही है भाई? लोग छोटे छोटे बोल, बाबा जी किराया कहां से आएगा, भाड़ा कहां से आएगा? भाई जब ये दारू पीवे, बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, तब पता नहीं लगता। इसमें क्या सोचने की बात है? बोले भाई देश बचाना है, जब 400 लाख करोड़ रुपए लाना है तो भाई थोड़ा थोड़ा तो भाई रुपए को लाएगा, यूं कहना वो रुपए को लावे। तो भाई ये तो बेईमानी का पैसा, उसके लिए थोड़ा ईमानदारी का पैसा लगाना पड़ेगा। तो बेईमानी का जो लूट खसोट का सारा पैसा हिंदुस्तान को मिल जाएगा, तो ये काम पूरा हो जाएगा। तो ये आंदोलन की स्ट्रेटेजी है। तो आपको अब गांव-गांव में जाकर के आंदोलन समितियां बनानी है, वहां लोगों को अपने साथ जोड़ना है, उनको बताना ये सारे तथ्य कि 400 लाख करोड़ रुपए आएगा तो एक परिवार को कम से कम 400 लाख करोड़ में करीब 25-25 लाख रुपए मिल जाएंगे। एक गांव को 100-100 करोड़, एक जिले को 50,000 करोड़ रुपए, सब हिंदुस्तान सुखी हो जाएगा, ये इतना पैसा है। फिर बताना कि किस तरह से भ्रष्टाचार, 2-3 तरह का भ्रष्टाचार है। एक तो भ्रष्टाचार वो जो सरकारी पैसे को लूटा जाता है, सरकारी संसाधनों, सार्वजनिक संसाधनों को, राष्ट्रीय संसाधनों को लूटा जाता है। फिर एक भ्रष्टाचार है वो जो रिश्वत मांगी जाती है, हमसे काम की बदले दाम मांगा जाता है। फिर ये जो काला धन भी 2 तरह का, एक तो लूट लिया, फिर इस लूट के पैसे से गोलियां खरीदी जाती हैं, ना कोई नक्सलवाद की गोलियां, आतंकवाद की गोलियां जो हमारे सीने में लगती हैं, वो ये काले पैसे की गोलियां हैं। तो काले पैसे से फिर ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, इससे सारे उल्ट काला पैसा काले काम, उससे हो रहा है पूरा हिंदुस्तान बदनाम। ये कई पक्ष हैं इसके। तो ये बहुत, इसको समझो अच्छी तरह से, इस पूरे मिशन को सबको समझाओ, और गांव-गांव में जाकर के आंदोलन समितियां बनाओ, पूरे हिंदुस्तान को जगाओ।
एक जिले में 20-25 लोग चाहिए, एक एक जिले में 15-15, 20-20, 25-25 लाख की आबादी है, वहां 15-20-25 लोग भी सुबह से शाम तक इस काम के लिए लग गए, एक जिले को जगाने के लिए एक इंसान भी लग गया तो हिंदुस्तान जाग जाएगा। अब इस काम को प्रामाणिकता से आगे बढ़ाना, कभी घबराने का प्रश्न ही नहीं, निराश होने का प्रश्न ही नहीं, हताश होने का प्रश्न ही नहीं। सुबह उठते ही बस सोच लो, सब क्या सोचना है? सुबह उठते ही मेरे साथ बोलेंगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुबह उठते ही ये मेरे जन्म का क्या उद्देश्य है, ये सोचो। उठते ही ये ध्यान करो, ये चिंतन करो कि मैं इस धरती पर पैदा हुआ हूं तो सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए पैदा हुआ हूं, और वो आप में शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचाने, अपने देश की शक्ति को पहचाने, भगवान की शक्ति को पहचाने। चाणक्य नीति में इस बात को आचार्य चाणक्य ने बार बार कहा, कोहम काच में शक्ति ही इति चिंतित मुहु मुहु। बार बार सोचो मैं कौन हूं, मेरी शक्ति, मेरा कर्तव्य, मेरी भूमिका क्या है, और अच्छे लोगों को साथ में जोड़ो। एक शब्द मैं बार बार प्रयोग करता हूं, चाणक्य नीति में शब्द का बार बार प्रयोग आया है कि भाई जो है कुलीन लोगों को अपने साथ में जोड़ना चाहिए। किस शब्द का प्रयोग आता है बोलो? कुलीन। एतदर्थम कुलीनानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् आदि मध्यावसाने सुनत्यजन्ति च ते नृपम्। जो कुलीन लोग हैं वो कभी भी किसी काम की शुरुआत में बाधाएं आने पर, ऐश्वर्य क्षीण होने पर, विपत्ति आने पर, कुछ लोग तो शुरू में साथ नहीं देते, कुछ लोग थोड़ी बहुत बाधाएं आई, परेशानी आई, अड़चन आई, संघर्ष हुआ, उसमें साथ छोड़ देते। अपने जीवन में भी और संगठन में भी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी। प्रारभ्यतन खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ते मध्याः विघ्न पुनः पुनर्प्रत्यहन्यमानः प्रारभ्य च तज्जना न परित्यजन्ति। तो जो कुलीन लोग हैं वो किसी काम की शुरुआत में जब कोई संघर्ष, बाधाएं आती है उसमें, और भयंकर विपत्ति आने पर भी वो साथ नहीं छोड़ते। कुलीनैः सह संपर्कः पंडितः पंडितैः सह मित्रता ज्ञातिभिश्च सममेलं कुर्वन्ति कुर्वाणो नैव नश्यन्ति। जो कुलीन लोगों के साथ संपर्क में रहता है, विद्वानों से जिसकी मित्रता होती है और बंधुओं के साथ जो मेलजोल करके आगे बढ़ता है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। प्रलय भिन्न मर्यादा भवन्ति कल सागराः। सागर भी कभी कभी तूफान मचा देते हैं, उनमें भी भयंकर तरंगी सुनामी की उठने लगती हैं, वो भी कभी कभी अमर्यादित हो जाते हैं। सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलयेपि न साधवः। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, जो कुलीन होते हैं, वो प्रलय होने पर भी, भयंकर प्रलय क्यों ना आ जाए, साथ नहीं छोड़ते। तो ऐसी कुलीनता का भाव अपने भीतर रहना चाहिए, और ऐसे ही कुलीन लोगों को संगठन में जोड़ना चाहिए। जब मैंने वेदों को पढ़ा, चाणक्य नीति को भी पढ़ा, मैंने कहा चाणक्य जैसा बुद्धिमान आदमी भी कह रहा है कि दान, दरिद्रता को खत्म करना है तो दान करो। दारिद्र्य नाशनम दानम। सब मेरे साथ बोलेंगे, दारिद्र्य नाशनम दानम, शीलम दुर्गति नाशनम, अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा, भावना भय नाशिनी। ये चाणक्य नीति का बहुत बड़ा सत्य है। क्या बोले? दारिद्र्य नाशनम दानम। अब देश की दरिद्रता को भी दूर करना है तो दान करो, थोड़ा थोड़ा। अपनी भी दरिद्रता को दूर करना है तो दान करो, दान करो। दान करने से दरिद्रता दूर होगी,
मैं पहले सोचता था आदमी पहले ही गरीब, उसने और यूं कह दिया दान और दे दे, बोलिया उसका तो कल्याण। लेकिन यही कल्याण का रास्ता है। अब किसी के घर में 10 किलो अनाज हो और इससे कह दो भाई 1 किलो खेत में डाल दिए, तो परिवार भूखा मरेगा या उसको अन्न मिलेगा? बोलो, अन्न मिलेगा। 10 किलो था, 1 किलो दान करने के लिए बोल दिया, किसमें? भूदान, खेत में डालने के लिए बोल दिया। खेत में दान कर दिया, बाजरा डाल दिया, 1 किलो बाजरा डाला, और 1 किलो बाजरे से अगले साल कितना हो गया? 5-7 क्विंटल, 8-10 क्विंटल हो जाएगा। कितना गुना? 800,000 गुना मिल गया। तिल भी डाल के देख लो, चौलाई डाल के देख लो, कोई कोई बीज ऐसे होते हैं बारीक वाले, वो ज्यादा हो जाते हैं, है ना, मोटे वाले। सरसों डाल के देख लो, ऐसे ही वो भी ऐसे कई गुना हो जाती है। तो दान करने से क्या बढ़ा? बोलो। हमें तो यूं लगा अरे ये तो दाना तो खत्म हो गया, सरसों तो खत्म होगी, बाजरा तो खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर इंसान से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। और एक और क्या बोलते हैं? मिटा दे अपनी हस्ती को कि कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये जो हम तो शेर सुनते हैं ना, इसका मतलब यही होता है। तो दरिद्रता नष्ट करनी हो तो क्या करना? दान। अपनी दरिद्रता नष्ट करनी हो तो भी दान करना, और देश की दरिद्रता को खत्म करना हो तो भी दान करना। 11 रुपए, 51 रुपए, 1100 रुपए दान करो ना। और नाश करना हो तो उल्टे काम करना, बीड़ी पीना, दारू पीना, दुराचार व्यभिचार करना, हिंसा करना, चोरी, उल्टे काम में खर्च करना। चोरी करोगे तो भी तो उल्टे काम में खर्च होंगे, पुलिस का आएगी, फिर मुकदमा चलेगा। दुराचार व्यभिचार करोगे फिर जेल में जाओगे, फिर मुकदमा होगा। उल्टे काम में खर्च करोगे तो नाश होगा, और वह सीधे काम में खर्च होगे तो खुद भी तरोगे, कुलवंश भी तर जाएगा, पूरा देश तर जाएगा। दारिद्र्य नाशनम दानम, शीलम दुर्गति नाशनम, सज्जनता, सुशीलता, उत्तम गुण कर्म स्वभाव, इससे जीवन में जो बुरी अवस्था है, दुर्गति है, उससे बाहर निकल आओगे। शीलम दुर्गति नाशनम, चारित्र्य, तप, त्याग, सदाचार, संयम, इससे दुर्गति से बाहर निकल आओगे। सबसे ऊंचे स्थान पर क्या है? मस्तिष्क। इसमें क्या है? ज्ञान। उसके बाद में क्या है? कर्म। ज्ञान काम करने के लिए है, खाली जुबान चलाने के लिए नहीं है, और भावना साथ में होनी चाहिए। ये 3 चीज जिसके समझ में आ गई, ज्ञान, कर्म और भक्ति, उसकी हो गई मुक्ति। और जिसके पास माने ज्ञान है, ना कर्म है, ना भक्ति है, उसका तो वो नरक में जाएगा सीधा। तीनों चीजें साथ में होनी चाहिए। भावना भी शुद्ध हो, कर्म भी शुद्ध हो, और ज्ञान भी परिष्कृत हो। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा, जिनके पास ज्ञान है, नॉलेज है, अब इसका सदुपयोग भी कर सकता है, कोई दुरुपयोग भी कर सकता है। आज ये लूट खसोट मचाए हुए सब ये नॉलेज वाले तो हैं ये, लेकिन उल्टी बुद्धि काम कर रही है इनकी। भावना भय नाशिनी, भाव है ना, श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, तो फिर जीवन में कोई भय नहीं रहता, निर्भय हो जाते। भावना भगवान के प्रति, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास की पराकाष्ठा। भावना गुरु के प्रति, भावना माता पिता के प्रति, भावना बच्चों के प्रति, हर पदार्थ के प्रति भावना, श्रद्धा, प्रेम, समर्पण का अतिरेक। इससे क्या होगा? जीवन में कोई भय नहीं रहेगा, शांति रहेगी, हमेशा संतुष्टि रहेगी। एक बात और कही गई, नास्ति काम समो व्याधि, काम के बराबर कोई बीमारी नहीं है। जिसका काम की बीमारी लग गई ना, बस वो बावड़ा हो जाता है, सब कुछ दांव पर लगा देता, नष्ट हो जाता है जीवन। नास्ति मोह समो रिपु, मोह से बढ़कर के कोई शत्रु नहीं है। नास्ति कोप समो वह्नि, क्रोध के बराबर कोई आग नहीं है, जल करके संसार राख हो रहा उसी में। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। ये
छोटी छोटी बातें हैं। पुत्र शत्रु अपंडित। पुत्र शत्रु कौन होता है? जो पढ़ा लिखा ना हो। अब आपने एक बात सुनी होगी, उसको मैंने पहले कई बार बताया, बस आज दोहरा करके बात को पूरा कर देता हूं कि भाई 20 के 20 गुण मिलते हैं। इसमें तो 19-20 का फर्क है। ये 19-20 क्या है? वो 20 गुण सुन लो। 19-20 का फर्क फिर पता लगेगा। सिंहादेकम बकादेकम शिक्षे चत्वारि कुक्कुटात् वाय 7 पंच शिक्षे च षट्शुनस् त्रीणि गर्दभात्। बोले शेर से एक बात, बगुले से एक बात, और कुक्कुट से, मुर्गे से 4 बात, और कौवे से 5 बात, और कुत्ते से 6 गुण, और गधे से 3 गुण सीखने चाहिए। ये 20 गुण है। सबसे ज्यादा किससे सीखने को मिला? कुत्ते से 6 और गधे से 3 गुण सीखो, और शेर से 1। क्या है? प्रभुतम कार्यम अल्पम व यन्नरः कर्तुम इच्छति सर्वारंभेण तत्कार्यम सिंहात एकम प्रचक्षते। पूरे वेग के साथ काम करो, ये शेर से सीखो। शेर जब शिकार करता है ना, तो ये नहीं सोचता कल शिकार कैसे करूंगा, पूरी ताकत झोंक देता है। और शिकार चाहे कितनी बड़ी हो, चाहे वो हाथी के साथ लड़ रहा हो या हिरण को पकड़ रहा हो, पूरी ताकत झोंक देता है। तो अभी 3 जून को ऐसे ही लड़ना है। एक दिन की लड़ाई को भी ऐसे लड़ेंगे, और लंबी लड़ाई को भी। इंद्रियाणी च संयम बकवत पंडितो नरः देश कालम बलम ज्ञात्वा सर्वकाराणि साधेत। बगुला जो है ना, एकदम टकटकी लगा करके अपने शिकार की ओर देखता रहता है। दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नहीं परवाह उसका। कहते ना बगुला भगत। टकटकी लगा के अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिखाना चाहिए। हाँ? एकाग्र चित्त होकर के, इंद्रियों के ऊपर संयम करके, मन को बस में करके, बस अपने लक्ष्य को साधने में लगा रहे। फिर ये तो हो गया इससे। और भाई इससे क्या सीखना? मुर्गे से प्रत्युत्थानम च युद्धम च। सुबह जल्दी उठना, कुकड़ू कू, सुबह मुर्गा जाग जाता है। प्रत्युत्थानम च युद्धम च, और लड़ाई करता है तब देखो संघर्ष कैसे किया जाता है। समविभागम च बंधुसु, और अपने लोगों में जब वो खाता है तब अपने सब जो अपनी बिरादरी वाले हैं उनके साथ, तो सबका हिस्सा सबको मिलना चाहिए। स्वयं आक्रम में च भुक्तम च, और अपना हिस्सा छोड़ना भी नहीं। ये देश के बारे में भी बात लागू है। भाई घर में सबका भला करो, लेकिन ये नहीं कि भाई अपना भी बुरा मत करो। भाई देश में सबका भला होना चाहिए, तो सबका हिस्सा सबको मिलना चाहिए। प्रत्युत्थानम च युद्धम च संविभागम च बंधुसु स्वयं आक्रम में भुक्तम च शिक्षेत चत्वारि कुक्कुटात्। ये 4 चीजें किससे सीखो? मुर्गे से। अच्छा, अब किसकी बारी आ गई? अब कौवे की। कौवा क्या करता है? गूढ़म च मैथुनम धार्ष्ट्यम काले काले च संग्रहम अप्रमत्तम अविश्वासम पंच च शिक्षेत वायसा। अब ये सुन लो, यौन संबंधों को एकांत में, जो पति पत्नी के भी बीच में जो शारीरिक संबंध है वो नितांत एकांत में होना चाहिए। जानवरों की तरह ये जो ना, जो आजकल फैशन चल पड़ा है ना, विदेशों में जाओ तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, जहां देखो वहीं गंदगी मची हुई है। जानवरों की तरह शरीर संबंध नहीं होते इंसानों के अंदर। प्रेम का प्रदर्शन सड़कों पर नहीं होता है। प्रेम तो एक विश्वास की पराकाष्ठा, और शरीर संबंध भी जो होते हैं वो स्त्री पुरुष के बीच में भी, पति पत्नी के बीच में भी, उसमें गूढ़म च मैथुनम धार्ष्ट्यम दृढ़ता, धैर्य, दृढ़ता, साहस, काले काले च संग्रहम, समय समय पर अपना संग्रह करते जाना। क्योंकि विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक संग्रह करना भी, बचत करना, सेविंग। अप्रमत्तम, प्रमाद नहीं करना है। कौवा 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं रहता, जहां देखो टक 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 टक, 24 घंटा जागरूक। अविश्वासम च, सब पर विश्वास करके मत चलो, थोड़ा जगह रखो कुछ सुनने की भी।
तो कई बार हम बस कहते हैं ना, माना कि विश्वास में फिर जो है विवेक का स्थान कम रहता है, लेकिन विवेक पूर्वक ज्ञान पूर्वक विश्वास करो, ये है कहने का तात्पर्य। और फिर ये कुत्ते से क्या क्या सीखना है? वाहवाशी, खूब खाओ, स्वल्प संतुष्ट है, कम मिले तो भी संतुष्टि रखो, सुनिद्रा, सो रहे हो तो ऐसा जैसे घोड़े बेच के सो रहे हो, लघु चेतना, और एकदम जाग जाओ, थक नक्सी आहट हुई जब तभी उठ गए। इसके बहुत गहरे अर्थ हैं जीवन से संबंधित। स्वामी भक्तश्च, स्वामी भक्त, गुरु भक्त, राष्ट्र भक्त, माता पिता का भक्त है? अरे कुत्ता भी जो है अपने स्वामी की भक्ति करता है। जो समर्थ गुरु पा करके गुरु भक्त नहीं होता, जो गुरुद्रोही होता है, जो पितृद्रोही होता है, मातृद्रोही होता है, देशद्रोही होता है, उसको अनेक जन्मों तक नरक भोगना पड़ता है। ये दूसरा नीति वाक्य मैंने बीच में कह दिया है। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यस्य विश्वास घातकः, वो तब तक नरक में रहते बोले यावत चंद्र दिवाकरो, बहुत बुरी हालत। सूरश्च, शूर भी है, अड़ जाता है जब देखो आप, जब वो युद्ध करता है। षड्यति स्वानतो गुण, ये 6 गुण कुत्ते से सीखो। गधे से क्या सीखने? 3 गुण। सुशांतोपि वहित भारम, कितना ही थक जाए तो भी अपना काम करता रहता है। थक जाओ, कितने चकनाचूर हो जाओ, अपना धर्म नहीं छोड़ना, अपना काम नहीं छोड़ना, अपनी सेवा नहीं छोड़नी, पीछे नहीं हटना। सुशांतोपि वहित भारम, शीतोष्णम न पश्यति, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं देखता, सर्दी लग रही है कि गर्मी लग रही है। संतुष्टोश्चरति नित्यम, सदा संतुष्ट रहना। त्रीणि शिक्षेत गर्धभात, ये तान विंशति गुणान आचरिष्यति मानवाः कार्यावस्थासु सर्वासु अजेयः स भविष्यति। जो इन 20 गुणों में पूरा होता है वो जिंदगी में सदा विजयी होता है। ये आपको हमारे जीवन में कौन से सद्गुण हैं जो हमें जीवन में विजय दिलाते हैं, और ये 19-20 का फर्क क्या है वो भी आपको बताया। मुझे पूरा विश्वास है आप अपने वैयक्तिक जीवन में भी विजयी बनेंगे, इस अभियान में भी विजयी बनेंगे, आत्मनिर्माण भी करेंगे और राष्ट्र निर्माण में भी अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसीलिए अपने घरों से इतना तप करके आप दूर दूर से चल करके आए हैं कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा जीवन अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित है। मेरे ऊपर अनंत उपकार हैं अपनी मातृभूमि के, इस राष्ट्र की। मेरे तन में जितनी भी कोशिकाएं इस वतन की मिट्टी से बनी हैं, इसलिए मेरे शरीर में जितनी कोशिकाएं उतनी बार भी मैं जन्म लूं और मातृभूमि की सेवा करूं तो भी अपने देश के ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। ऐसा भाव 24 घंटा अपने हृदय में रखना। पतंजलि आयुर्वेद।